नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुष्मान हेल्थ केयर, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो ऐसे दो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप सब लोग स्लाइड पे देख पा रहे हैं, एपिस्टिल सिरप और एपिस्टिल एफएस के बारे में। जो ये हमारे रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है और हम सब के लिए गर्व की बात है कि ये रिसेंटली हमारे दो प्रोडक्ट्स पेटेंट हुए हैं। तो आज हम उसी के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम सबको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं कहाँ पे काम करते हैं, किस ऑर्गन को वो फोकस करते हैं। अब इसको मैं बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के साथ कोलैबोरेट करना चाहूंगी कि जैसे हम जानते हैं कि जैसे हमारा जो ब्रेन है एक कंप्यूटर की तरह माना गया है। अब आपने देखा होगा कि जब कंप्यूटर को खोलते हैं उसके पीछे हजारों करोड़ों जो तारे हैं उनका माया जाल बना रहता है। अब हमारे घरों में भी बिजली की सप्लाई होती है तो हर एक तार दूसरी तार से कोटिंग के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं पीवीसी की कोटिंग, उसके माध्यम से दोनों अलग रहती हैं। और कभी घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से या कोई और कारण से अगर वो पीवीसी की कोटिंग मेल्ट हो जाती है तो जानते हैं जो मात्रा में अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना चाहिए वो अमाउंट बढ़ जाती है। बढ़ने से क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट यानी जिस भी हमारा डिवाइस है, जो भी अप्लायंस है, जो उस पे काम करता है, उन तारों से कनेक्टेड है, वो डैमेज हो जाता है। अब यही परिस्थिति हमारे दिमाग के साथ है कि हमारे जो ब्रेन है उसमें नर्व्स होती हैं, वो तारों के रूप में नर्व्स होती हैं और हर नर्व की अपनी अपनी कोटिंग होती है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट। अब किसी कारणवश से कोई भी इंफेक्शन हो, ट्रॉमा हो या कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से वो कोटिंग माइलिन शीट डैमेज हो जाए तो हमारी नसों में दौड़ने वाली करंट की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है और स्वाभाविक है जिस पोर्शन को वो जाएंगी उसको डैमेज करेंगी, यानी वो एरिया डेड हो जाता है। अनेकों तरह के सिम्टम्स पैदा होते हैं और उनमें से एक है जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में मिर्गी का दौरे भी कहते हैं। तो आज हम इस प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस, ऐसे केसेस में कैसे ये काम करता है, कहाँ दे सकते हैं, उसके बारे में हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि किसी को दौरे पड़ते हैं, सीजर्स पड़ते हैं, तो कई सभी लोगों का ये नहीं है कि पूरी बॉडी थिरकती है। कईयों का एक बाजू, कईयों के दोनों बाजू या कईयों के दोनों लिम्स या चारों लिम्स जर्क्स में होते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि जर्किंग नहीं होती लेकिन पेशेंट या मरीज टकटकी लगाकर एक चीज पे फोकस किए रहता है। तो ये सीजर्स ही हैं। इसका कारण क्या है कि अगर वो पूरा दिमाग के एरिया को प्रभावित करते हैं तो उसे कहते हैं जनरलाइज सीजर, यानी जब पूरा ब्रेन हमारा इफेक्ट हो जाता है। इसमें अक्सर लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन फोकल सीजर, जैसे कि मैंने येलो कलर में दिखाया है, फोकल यानी एक पर्टिकुलर एरिया, कोई आघात भी लग सकता है, कोई और रीजन भी हो सकता है जिसे वो पोर्शन, जो येलो वाला पोर्शन है, जिसे एक पर्टिकुलर पॉइंट बताया है, वो वहां पे डैमेज हो सकता है। तो स्वाभाविक है कि वहां से ओरिजिनेट करने वाली नसें भी प्रभावित होंगी। तो हो सकता है कि व्यक्ति का लेफ्ट साइड या राइट साइड या हाथ की या पैरों की झरकन हो। तो यानी दो तरह के होंगे, अगर पूरी बॉडी की झरकन होती है, पूरी बॉडी में ट्रेमर्स होते हैं तो वो जनरलाइज सीजर्स की कैटेगरी में आता है, और अगर स्पेसिफिक एक पॉइंट पे होता है तो उसको हम फोकल सीजर्स की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जिन लोगों ने अपने हैंड रेस किए उन सबसे गुजारिश करूंगी कि अपने हैंड्स को लोअर डाउन कर लीजिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बाद आप सबको मैं मौका दूंगी अपनी अपनी क्वेरीज के लिए। तो सीजर्स को और बेहतर तरीके से हम समझते हैं। सबसे पहले, जरूरी नहीं है कि जब भी किसी को दौरा पड़ता हो तो हाथों की जरकन होगी या पैरों की जरकन होगी, जरूरी नहीं है। कई बार जरकन नहीं होती, मात्र व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है या एंजाइटी का शिकार भी हो सकता है या टकटकी लगाकर एक ही चीज पे फोकस किए रहता है तो वो भी एपिलेप्सी की कैटेगरी में आता है। तो यानी जरूरी नहीं है कि वो गिरेगा, बेहोश होगा, लेकिन अगर सपोज आप एक ग्रुप में बैठे हैं, सडनली आप नोटिस करते हैं कि आपका एक फ्रेंड बिना हिले डुले एक चीज पे फोकस किए रह रहा है, आप बुलाने पर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये एपिलेप्सी है। या
कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आंखों के आगे या दिमाग बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है, तो वो भी इसकी कैटेगरी में आता है। या दौरा पड़ने पर कुछ मांसपेशियां हमारी बिल्कुल शिथिल हो जाती हैं, मतलब लगता है कि बॉडी की जो मांसपेशियां रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, अगर हम हाथ भी उठाना चाहें तो नहीं उठेगा। यानी मांसपेशियों में कमजोरी आना या पूरी बॉडी की जनरल वीकनेस का होना, या हाथों का, पैरों का यानी अपर लिम्स का या लोअर लिम्स का जर्कन शुरू हो जाना। जर्कन यानी ट्रेमर शुरू हो जाना। तो एक हाथ का भी हो सकता है, दोनों हाथों का भी हो सकता है, एक टांग का भी हो सकता है, दोनों टांगों का भी हो सकता है। यानी जर्किंग ऑफ लिम्स, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एपिलेप्सी का। और कभी कभी तो आप सबने देखा भी होगा कि मुंह से झाग भी निकल जाती है, यानी फ्रो। और इस आनन फानन में आपने ये भी देखा होगा कि लोग उसको चप्पल सुंघाते हैं, जूता सुंघाते हैं, प्याज सुंघाते हैं, मिर्ची सुंघाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इवन कि कुछ लोग तो झाड़ फूक भी करवाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो मुंह से जो फ्रोथ है, जो झाग का आना, वो भी इंडिकेशन कर सकता है कि व्यक्ति को एपिलेप्सी है। या बोलते हुए अचानक से उसकी जो स्पीच है वो ब्लर्ड हो जाती है, यानी कुछ शब्द है वो ब्लर्ड हो जाते हैं, वो क्लियर नहीं बोल पाता, तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है, या व्यक्ति कंफ्यूज स्टेट में रहेगा, यानी बदहवासी की हालत में रहेगा। आप जो पूछ रहे हैं उसको समझ नहीं आ रहा कि बोलूं क्या, तो मतलब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। तो ये इंडिकेशंस हो सकता है कि व्यक्ति में हो। यानी एपिलेप्सी का मतलब ये नहीं है कि हमेशा थरकन रहेगी या हमेशा मुंह से झाग आएगा। ये कई तरह से लक्षण को पैदा कर सकती है। इस तरह के लक्षण या इस तरह के पेशेंट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी जरूर पूछेगा। इसके साथ साथ कारणों पे भी फोकस करना बेहद जरूरी है। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है स्ट्रोक। यानी जब किसी कारणवश जो मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है, उसमें जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो किसी प्रकार से प्रभावित हो गई। अब इसको मैं ओल्ड एज से कंपेयर करती हूँ कि जैसे बढ़ती उम्र के साथ हम कहते हैं ना कि चीजें रख के भूल गए, या एक हाथ पे कंपन है, या ऐसा कुछ है। क्यों है? क्योंकि सडनली वो ब्लड प्रेशर जब बढ़ा था, वो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर, यानी जैसे हम कह रहे हैं कि घर में बिजली का करंट दौड़ रहा है, अगर बिजली की जो वोल्टेज है 220 से 20 वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो वो अप्लायंस डैमेज हो जाता है। यही प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यहाँ पे जो रक्त का अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, जिससे वो ऑर्गन डैमेज होना संभावित है। तो इसमें इसको कहते हैं स्ट्रोक, या कभी कभी इंजरी का होना। इंजरी यानी सर के बल गिरना या सर पे कोई आघात लगना, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर लोकल एरिया डैमेज हो जाता है। तो स्वाभाविक है उस एरिया में पहुंचने वाली जो सर्कुलेशन है, पहुंचने वाली नर्व्स हैं, उनका काम भी अवरुद्ध होगा। या जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का मिस यूज करते हैं, या इवन एक और परिस्थिति आपने देखा होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। आपने देखा होगा आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर होगा कि जो जन्म के समय रोया नहीं है, जिसको कहते हैं मिस क्राई। ये जल्दी से पकड़ में नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि कई बार डॉक्टर्स ऑलरेडी स्कैन करवा लेते हैं जिसमें कहते हैं कि मिस क्राई। मिस क्राई यानी उस पर्टिकुलर टाइम में जब बच्चा रोया नहीं है तो उसके मस्तिष्क में ब्लड का संचार गया ही नहीं है। और ब्रेन हमारा वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन यानी ऐसा ऑर्गन जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन अगर कुछ सेकंड भी रुक जाए तो वो एरिया डेड हो जाते हैं। यही वजह है कि जो न्यू बॉर्न बेबी जो जन्म के समय रोते नहीं है, उनमें एरियाज सर के हमारे ब्रेन के एरियाज डेड हो जाते हैं। और ये एरियाज थोड़े भी हो सकते हैं और ज्यादा भी, तो उसमें ब्लड का बहाव नहीं होता, और वो जो एरिया डेड हो गए, हो सकता है कि उनका जो कंट्रोल हो हमारे हाथों पे हो, पैरों पे हो, तो वो उस पर मूवमेंट नहीं होता। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई ड्यूरिंग बर्थ, जिसे हम कहते हैं मिस क्राई, वो भी रीजन है। और ऐसे बच्चों को बढ़ती उम्र के साथ दौरे पड़ना स्वाभाविक है। आप सब लोग हमसे डॉक्टर ऑन कॉल पे कांटेक्ट करते हैं, जब भी ऐसा केस लेके आता है सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि क्या बच्चे का जन्म के समय रोया था या नहीं रोया था, क्योंकि अधिकांश केसेस में यही रीजन बच्चों के केसेस में मिलता है। फिर एक और कारण है जिसे कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, यानी सर में एक एबनॉर्मल ग्रोथ का होना। देखिए जब ग्रोथ होती है सेल की, जब हमारे ऊतक टिश्यू सेल्स ग्रो करते हैं तो सेल्स 1 से 2 में डिवाइड होते हैं, 2 से 4 में, और ये सेल की डिवीजन कंट्रोल्ड होती है।
लेकिन आप सोचिए, वो डिवीजन जिस पे कंट्रोल था अब वो कंट्रोल नहीं रहता, तो क्या होगा? एक से दो, दो से चार, चार से छह, छह से आठ, ऐसे बिना कंट्रोल के वो डिवाइड होते रहेंगे। जब डिवाइड होंगे तो क्या है, जगह नहीं मिलती, तो वो एक अनड्यू मास के रूप में बन जाते हैं, जिससे वो आसपास के जो स्वस्थ टिश्यूज हैं उन पे भी दबाव डालते हैं। और इस पे जो रक्त का ब्लड फ्लो है, जो सर्कुलेशन है, वो उन पार्ट को प्रॉपर नहीं मिलता, जिससे वो एरिया डेड हो जाते हैं और ये एपिलेप्सी के सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। इवन की ब्रेन इन्फेक्शंस भी कारण है। ब्रेन इन्फेक्शन जैसे कि कई तरह के इन्फेक्शंस आपने सुना भी होगा, एंसेफेलाइटिस भी जैसे इन्फेक्शन है। उसमें क्या है कि ब्रेन की जो झिल्लियां होती हैं, जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, तो वो भी रीजन है। जब आपने ये भी देखा होगा कि आसपास कभी किसी बच्चे को बुखार बहुत ज्यादा सर को चढ़ जाता है, यानी एकदम से बुखार हुआ और सर को चढ़ जाता है, तब भी दौरे पड़ने जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। और इवन कुछ लोग ऐसे जो ड्रग का अब्यूज करते हैं, बिना एडवाइस की हुई दवाओं का सेवन करते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से एपिलेप्टिक दौरे पड़ना स्वाभाविक है। अब इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं एपिस्टिल सिरप और एपिस्टिल एफएस के बारे में। तो सबसे पहले हम अगर एपिस्टिल सिरप की बात करें, जैसे कि आप सब देख रहे हैं मेरे हाथ में भी है, ये एक ब्रेन टॉनिक है। इसके इंग्रेडिएंट्स है, नॉर्मल है जो मैंने अपनी स्लाइड पे दिखाया है। मुलट्टी, ब्रह्मी और शंखपुष्पी, वचा, तगर, सर्पगंधा, जटामासी, अश्वजीत, शिलाजीत और अपराजिता। ये वो घटक है जो हमारे ब्रेन हेल्थ पर पॉजिटिव प्रभाव छोड़ते हैं। अगर हम और डिटेल्स में बात करें कि हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प अस, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, कुछ चीजों को मैं डिस्क्राइब भी जरूर करूंगी कि एपिस्टिल सिरप है वो बेनिफिशियल है। कैसे? क्योंकि ये काम कर सकता है एडीएच पे। एडीएच क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। आपने देखा होगा, ये एक ऐसी परिस्थिति है जो होती तो बचपन से ही है, लेकिन जो डायग्नोस लेटर इन लाइफ होती है, जैसे बढ़ती उम्र के साथ। ये क्रॉनिक कंडीशन है जो जन्म के बाद पैदा हुई थी, लेकिन बढ़ते हुए तब नोटिस की जाती है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है, उसमें पेशेंस की कमी रहती है और उसको किसी भी चीज पे फोकस करने में दिक्कत आती है, हमेशा स्ट्रेस फील करता है, काम शुरू तो कर लेता है लेकिन फिनिश नहीं कर पाता, या चीजों को इधर उधर रख के भूल जाता है, या इवन को डेडलाइंस होगी, यानी कुछ डेडलाइंस जैसे हमने काम करके देना, आज 15 है, 18 तक काम देना, लेकिन वो डेडलाइंस को मिस करना उसकी हैबिट बन जाती है और वो उन चीजों पे फोकस करता है जो इंपॉर्टेंट नहीं होती। मूड स्विंग्स में कभी खुश है, 2 मिनट में कभी मायूस हो जाता है, तो ऐसे मूड स्विंग्स भी देखे गए हैं। लेकिन ये कहना कि ये साइन ऑफ लो इंटेलिजेंस है, बिल्कुल गलत है। यानी ये साइन ऑफ लो इंटेलिजेंस नहीं है, बट एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं एडीएचडी, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव सिंड्रोम। यानी अब जो अपना ध्यान है, दूसरे का ध्यान है अपनी ओर खींचना। अब साथ साथ जो एपिस्टल सिरप है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के केसेस में भी हेल्प कर सकता है, यानी इन लक्षणों को रिड्यूस करने में भी हेल्प कर सकता है। अब देखिए, कई तरह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो माइंड से रिलेटेड होती हैं, जैसे सीशर्स, वर्टिगो, एपिलेप्सी जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेरिब्रल पाल्सी, पार्किंसन डिजीज, ये सब वो प्रॉब्लम्स हैं जो मस्तिष्क से रिलेटेड होती हैं। अब इसको थोड़ा सा एक एक दो लाइंस में जरूर समझाऊंगी कि जो एपिलेप्सी होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है क्रॉनिक, यानी वो लंबे समय से चलती आ रही प्रॉब्लम है। और अगर हम सीशर्स की बात करते हैं, ये सीशर्स क्या है? ये सिंगल एपिसोड होता है, यानी एक ही बार होता है। हो सकता है कभी इन्फेक्शन हुआ हो या कभी हाई ग्रेड फीवर हुआ हो, तो ये हमेशा दौरा नहीं होता। ये वन टाइम अगर बॉडी में घटित हो रहा है, वन टाइम जिसमें हिस्ट्री है, तो ये होता है सीशर्स। जो बार बार रिपीट होता हो, लंबे समय से हो, वो होता है एपिलेप्सी, जिसे हम मिर्गी का दौरा कहते हैं। और तीसरी कंडीशन है वर्टिगो। वर्टिगो यानी जिनके कान के अंदर छोटी हड्डी होती है, उसमें प्रॉब्लम होती है, इसमें भी यही परिस्थिति पैदा होती है। तो ये वर्टिगो है, यानी हमारे जो कान के मिडिल हिस्से से रिलेटेड रहती है। फिर है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी यानी आपने देखा होगा कि बच्चे नॉर्मल होते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन सडनली स्कूल जाना बंद कर देते हैं, मुंह से लार टपकती है और उनका जो कंट्रोल होता है अपने हाथों पैरों में बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये
प्रोग्रेसिव है, या सॉरी नॉन प्रोग्रेसिव है, लेकिन इसमें मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। इसे कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी। और एक ऐसी परिस्थिति है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज वो प्रॉब्लम है जो प्रोग्रेसिव है, यानी बढ़ने वाली प्रॉब्लम है, जिसमें आपकी जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो एक केमिकल का रिसाव नहीं करती जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। तो इसकी वजह से पेशेंट हमेशा कंपकंपी, एक हाथ में या दोनों हाथों में कंपकंपी, ये ज्यादातर ओल्ड एज की तरफ होते हैं लोग, उनमें होता है। तो हाथों की कंपकंपी बनी रहती है, दोनों की भी हो सकती है और एक की भी हो सकती है। और साथ साथ हाथों में स्टिफनेस, रिजिडिटी हो जाती है, और चलते हुए वो बैलेंस बनाने में भी मुश्किल आभास करते हैं, यानी उनको मुश्किल होती है चलने में भी, बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे केसेस में भी एपिस्टल सिरप उसमें सपोर्टिव तौर पे दिया जा सकता है। अब क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है, जो आपकी बॉडी से, पर्टिकुलरली आपको ब्रेन से अनवांटेड जो रेडिकल है, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको निकालने में हेल्प कर सकते हैं, ताकि आपका ब्रेन सुचारू रूप से काम करता रहे। और ऐसी कुछ कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज जो विद एज बढ़ती हैं, उन संभावनाओं को कम करने में हेल्प कर सकता है। साथ साथ जो ब्रेन की जो हमारी फंक्शनिंग है, हमारी मेमोरी पावर है, चीजों को ग्रास्प करना, यानी चीजों को समझना, याद करना, फोकस करना, ये सभी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे ब्रेन के, उनकी जो फंक्शनिंग है, उसको, इन कैरेक्टर्स को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। इंटेलिजेंस, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, अलर्टनेस, इस सब में फोकस कर सकता है। साथ साथ ही माइंड को रिलैक्स करने में, कामनेस प्रोवाइड करने में भी हेल्प कर सकता है। अब जैसे मैं बताया कि एडीएच, उसमें क्या है कि व्यक्ति इम्पेशेंट रहता है, कोई चीज उसके अकॉर्डिंग ना हो तो जल्दी हाइपर हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ऐसे सभी केसेस में ये माइंड को जो पैसिफाई, काम करने में हेल्प कर सकता है। साथ साथ जो मेंटल एग्जॉशन होती है, जो अक्सर हम अगर 7 दिन लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं तो हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ऐसी एग्जॉस्शन को भी कम करने में, आपकी माइंड हेल्थ को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। साथ साथ ऐसे केसेस में क्या है कि लोगों को नींद नहीं आता, पर ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है नींद लाने का, लेकिन ये अगर इसके साथ आप ले रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, तो ये आपकी नींद के पैटर्न्स को भी प्रमोट करने में हेल्प कर सकता है। तो ये एपिस्टिल सिरप है, ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स है। इसी तरह एपिस्टिल एफएस, एफएस मींस फूड सप्लीमेंट, ये कैप्सूल्स हैं जिसके हर्बल इंग्रेडिएंट जैसे कि मैंने दिखाए हैं, अश्वगंधा और स्लाइगुडविल है। तो ये अगर हम इनकी डिटेल्स में बात करें तो ये 100% नेचुरल है एंड फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ साइड इफेक्ट। 30 कैप्सूल्स की ये पैकिंग है, जैसे सब लोग देखते हैं 30 कैप्सूल की ये पैकिंग है। और अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो ये जैसे ओरिजिनल रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसको लेट अभी रिसेंटली ही जो पेटेंट प्रोवाइड हुआ है। ये जो एपिस्टिल एफएस है, क्योंकि फूड सप्लीमेंट है, ये कई तरह के जो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं उनमें सपोर्ट कर सकता है, उनके लक्षणों को कम करने में हेल्प कर सकता है, जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं। अब देखिए, नसों का, यानी जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स यानी जो तंत्रिकाएं होती हैं, जैसे हम चूंटी काटते हैं, कोई गर्म चीज स्किन पे लगाते हैं तो तुरंत ब्रेन को सिग्नल जाता है। तो वो सिग्नल कैसे गया? वो न्यूरॉन्स के जरिए गया। अब ब्रेन ने उसको पढ़ा, ब्रेन ने उसको मैसेज दिया कि हाथ हटा लो नहीं तो जल जाएगा। तो वो वाली तंत्रिकाएं, वो जो इंफॉर्मेशन लेके आती हैं, उन्हें कहते हैं मोटर। जो लेके जाती हैं त्वचा से दिमाग की तरफ, उन्हें कहते हैं सेंसरी। तो यानी 2 तरह की न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में काम करती है। तो ये न्यूरॉन्स की जो प्रॉपर ग्रोथ है उसको प्रमोट करने में भी हेल्प कर सकता है। यानी आपका फूड सप्लीमेंट, आपका ब्रेन टॉनिक, आपका एपिस्टिल एफएस। साथ साथ हमारी जो तंत्रिकाएं हैं, चाहे वो सेंसरी हो चाहे वो मोटर हो, यानी सेंसेशंस को लेके जा रही हो ब्रेन को, या ब्रेन से वो ला रही हो मैसेज, उनकी डैमेज को कम करने में हेल्प कर सकता है, उनकी सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, ताकि वो इंजरी से बची रहें, ताकि वो सुचारू रूप से अपना काम करती रहें। और इवन की मोटर फंक्शन, मोटर जैसे मैं बताया, मोटर क्या होता है कि जो ब्रेन से अंग तक लाएगी मैसेज, उनको दुरुस्त करता है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा गया है कि सेंसरी नहीं, मोटर जो फंक्शनिंग होती है वो ज्यादा प्रभावित होती है। तो मोटर यानी जो ब्रेन इंटरप्रेट किया, क्या इंटरप्रेट किया कि या तो हाथ को जलने दो या जल्दी से हाथ को हटा लो, तो उन नसों को, उन तंत्रिकाओं को और मजबूती से काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। साथ साथ ये, जैसे कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर, तो उसमें क्या है, नर्व्स भी डैमेज हो जाती हैं। तो
उन कारण जो बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है। तो हमारे जो WBC, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो सेल्स हैं, उस प्रणाली के जो सेल्स हैं जिन्हें कहते हैं हम किलर सेल्स, तो उनको न्यूट्रिशन देता है, उनको पोषक तत्व देता है ताकि वो प्रॉपर अपना काम करके आने वाले जो कारण है, कोई भी कारण है, उनको डैमेज करे, ताकि वो नर्व्स को न प्रभावित कर पाए। साथ साथ ये हमारी मेमोरी है, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी ग्रास्पिंग पावर है, हमारी फोकस है, उन सब में सपोर्ट कर सकता है। और साथ साथ जिन लोगों को सीशर्स पड़ते हैं, सीशर्स यानी वन टाइम एपिसोड पड़ता है या बार बार ये दौरे पड़ते हैं, या जिनको मेंटल इश्यू बना रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो सब ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप डॉक्टर को कॉल के संपर्क जरूर करिएगा। साथ साथ इसमें कॉन्ड्रोटिन सल्फेट भी होता है, आप जिन लोगों के पास होंगे इसके इंग्रेडिएंट्स गो थ्रू जरूर करिएगा, जो ब्रेन कार्टिलेज को बहुत मजबूत करता है। अब कार्टिलेज क्या होता है कि कार्टिलेज हमारी बॉडी का ही पार्ट है कि जिसमें न तो सर्कुलेशन होती है, रक्त का बहाव होता है, न ही नर्व्स होती हैं, लेकिन ये कुशन की तरह काम करता है। यानी कुशन यानी जैसे हम कुशन यानी जो शॉक को ऑब्जर्व करें। अब हमारे 2 व्हीकल्स होते हैं या हमारी सभी गाड़ियां होती हैं, उन सब में शॉकर्स लगे होते हैं। शॉकर्स क्यों लगे होते हैं? ताकि वो जर्क्स को, उस झटके को अब्सॉर्ब कर सके और ज्यादा नुकसान न हो। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है, जो ब्रेन कार्टिलेज है, उसमें खुद की सर्कुलेशन नहीं होती, उसमें नर्व तंत्रिकाएं नहीं होती, लेकिन वो एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह आगे पीछे सभी जितने भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं उनको हेल्प करता है। तो इनमें अगर प्रॉपरली ये अपने फ्लूइड्स हैं उनको ऑब्जॉर्ब करेगा तो अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो कार्टिलेज हेल्थ, जो ब्रेन कार्टिलेज को सपोर्ट करने वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबको सपोर्ट करता है, ताकि वो कार्टिलेज प्रॉपर अपना शॉक ऑब्जर्व का काम कर सके, ताकि जो इंजरी हो उस इंजरी को वो ऑब्जॉर्व कर ले, ताकि हमारे जो नॉर्मल ब्रेन के सेल्स है वो डैमेज ना हो। साथ साथ उन एंजाइम्स को भी ब्लॉक करना जो कार्टिलेज को खत्म करते हैं, जो कार्टिलेज को तोड़ते हैं। अब एंजाइम्स, कई बार मैं अपने सेशंस में यही बताती हूँ, एंजाइम्स का मतलब ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी में ही बनते हैं, लेकिन ये किसी भी प्रक्रिया के रेट को फास्ट कर देते हैं। अब जैसे हम लोग घर में चने बनाते हैं, कई लोग आपने देखा होगा मीठा सोडा डाल के भिगोते भी हैं, राइट? अब मीठा सोडा डालने का कारण क्या था? यही था कि उस प्रक्रिया को वो जल्दी कर पाए। यही परिस्थिति इसमें है कि वो एंजाइम्स, उन एंजाइम्स को ऐसी बॉडी में अगर बन भी रहे हैं तो उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करना, ताकि वो कार्टिलेज को न तोड़ पाए, उस कार्टिलेज को न हार्म पहुंचा पाए। और इवन की कुछ डैमेज कुछ हो जाते हैं कार्टिलेज इस प्रोसेस में, क्योंकि कई तरह के हम लोग बाहर वाले कानों के साथ फोकस होते थे, हम यूज्ड होते हैं, उनको फेस करते हैं, तो हो सकता है कुछ वियर एंड टियर भी होती हो। तो ऐसे केसेस में जो एपिस्टल एफएस है वो उस नए कार्टिलेज की उत्पत्ति में भी हेल्प कर सकता है, और आपकी जो मेमोरी है उसको और दुरुस्त रहे और स्ट्रांग बने, इसके लिए भी काम करता है। इसलिए ये 100% नेचुरल है, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ साइड इफेक्ट है। ये ब्रेन टॉनिक के रूप में दिया जा सकता है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये हमारा पेटेंट है, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा रीसेंट का जो एक प्रोडक्ट है जो पेटेंट हुआ है, और ये हमारे घर की बात है। इसका पूरा डिटेल्स आप सब नोट कर सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन नंबर तक मेंशन है, तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और इसकी ऑथेंटिसिटी को जरूर चेक करें कि ये प्रोडक्ट लेटेस्ट है और ये लेटेस्ट पेटेंट हुआ प्रोडक्ट है, और ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है जो अमूल्य रिसर्च सेंटर की टीम द्वारा तैयार किया गया है। तो ये अगर हम बात करें एपिस्टल सिरप की, से ये ब्रेन टॉनिक जिसकी हम बात करें, लेकिन मैं सबसे ये गुजारिश जरूर करना चाहूंगी कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास ऐसा आता है तो आप हिस्ट्री जरूर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति या तो दवाई छोड़ चुका होता है मिडवे, या दवाई लेता नहीं है लेकिन सिर का स्कैन जरूर करवा के लाता है। तो ऐसे केसेस में आप जरूर इसकी जो हिस्ट्री जरूर लीजिएगा। बाकी डॉक्टर ऑन कॉल पे हम लोग बैठे हैं आपकी बैकएंड पे, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो एपिस्टिल सिरप और एपिस्टिल एफएस है, ये एपिलेप्सी में, सीशर्स में सपोर्टिव दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी पेशेंट अपनी ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहा है लेकिन फिर भी उसको लेने के बाद भी फिट्स पड़ रहे हैं, तो आप सपोर्टिव दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसी बात पे स्ट्रेस करूंगी कि देने से पहले एक बार डॉक्टर ऑन कॉल पे जरूर हमसे बात करेगा।
अगर हम एपिस्टल एफएस की बात करते हैं जो कैप्सूल फॉर्म में है, तो इसको दो जो सब इस पे प्रिंटेड है, दो दो कैप्सूल सुबह शाम भी दिया जा सकता है, लेकिन पेशेंट की प्रॉब्लम या एज की प्रॉब्लम के अनुसार उसको एक एक कैप्सूल 2 टाइम या 3 टाइम भी दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर ऑन कॉल पे संपर्क करने के बाद ही। और अगर हम ब्रेन टॉनिक एपिस्टल सिरप की बात करें, तो ये भी इसकी जो है 10 ml 1 ml, सॉरी 5 ml मीन्स 1 चम्मच, 10 ml मीन्स 2 चम्मच। तो 10 ml की जो डोज है, दिन में 2 से 3 बार खाने के बाद जरूर दें, कम से कम 6 है। तो इससे आपका जो पेशेंट है, आप ऑलरेडी जो व्यक्ति है जिसको एपिलेप्सी या सीजर्स है, तो उन जो परिस्थिति से गुजर रहा है उसमें जरूर उसको सपोर्ट मिल सकती है। तो आई होप ये एपिस्टल एफएस जो ब्रेन टॉनिक है और एपिस्टल एफएस फूड सप्लीमेंट जो कैप्सूल फॉर्म में है, और एपिस्टल जो सिरप है वो ब्रेन टॉनिक वो हमारा सिरप फॉर्म में है। तो ये दोनों ऐसे केसेस में आपकी जो एपिलेप्टिक पेशेंट हैं उनमें काफी हद तक उनके लक्षणों को कम करने में, मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। बाकी मैं यही कहूंगी कि जो हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी जो रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे डॉक्टर ऑन कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किए हुए हैं, 9781269781। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप कोई भी व्यक्ति का डॉक्यूमेंट, उसका एमआरआई, उसका सीटी स्कैन या कोई भी इसका प्रिस्क्रिप्शन हो, आप हमें इस नंबर पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इवन कि आप हमें लैंडलाइन के नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, 0176253430 एक्सटेंशन 1। जब आप एक्सटेंशन 1 प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्टली डॉक्टर ऑन कॉल पे संपर्क करवाएगा। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप अपनी कॉल्स के लिए हमें 7710622277 पे भी संपर्क कर सकते हैं। आई होप ये तीनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनके माध्यम से आपसे संपर्क जरूर करिएगा। आप किसी भी मरीज को भी दे सकते हैं जो इस हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जो एपिस्टल एफएस और एपिस्टल जो सिरप है उससे बेनिफिट कर सकता है। आपको लग रहा है ऐसा पेशेंट, तो आप उनको भी नंबर शेयर कर सकते हैं। याद रखिए ये कॉलिंग टाइम 9:30 से लेके 6 बजे तक बीच में ही है। और बाकी जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस पे अवेलेबल हो जाएगी आपको, तो आप कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।